यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज के इस एपिसोड में बच्चों, ये हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है, क्योंकि बच्चों इसमें हम आई विल टेल यू अबाउट द टाइप ऑफ लिगेंड्स, है ना। बहुत ही क्लियर कट चीज़ें हमारे समझ में आने वाली हैं। क्या होते हैं लिगेंड, कितने टाइप्स के होते हैं लिगेंड, क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, व्हाट इज वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन दिस सेगमेंट ऑफ केमिस्ट्री, टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, व्हाट इज लिगेंड। भाई लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड क्या होते हैं, गिव एग्जांपल। लिगेंड क्या होते हैं, आप इसका एग्जांपल दीजिए। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं, कोई एटम या कोई एटम का ग्रुप, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, अगर उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तिवारी सर समझ में नहीं आया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। बच्चों पहले तो मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता दूं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। चलिए यहां पर मैंने लिखा वाटर H2O, मैंने वाटर लिखा। क्या बच्चों मैं वाटर को इस तरह से नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। सेंट्रल एटम हमारा कौन है? ऑक्सीजन। सर आपको पता कैसे चला कि हमारा सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है? किसी मॉलिक्यूल में जिस एटम की संख्या सबसे कम होती है उसे हम सेंट्रल एटम कहते हैं। सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर 8 है। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, बचे कितने? 4। तो 2 ये 2 ये। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आप कहोगे तिवारी सर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल बताऊं, अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। क्या हम अमोनिया को ऐसा नहीं लिख सकते? NHH बिल्कुल लिख सकते हैं तिवारी सर। सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर इसकी संख्या कम है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, एक इसमें चला गया, एक इसमें चला गया, बचे 2। तो इसके पास एक लोन पेयर होगा, यानी यहाँ पर एक लोन पेयर होगा। तो बच्चों जो लिगेंड होता है, लिगेंड कोई एटम भी हो सकता है या उस एटम का ग्रुप हो सकता है जिसके अंदर कोई एक एटम ऐसा होता है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए उस एटम के पास लोन पेयर का होना जरूरी है। ये जो है ये क्या कहलाएगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता उसे हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए बाय द वे हमारा जो क्वेश्चन था बच्चों, वो क्वेश्चन ये था कि लिगेंड क्या होता है, व्हाट इज लिगेंड, गिव एग्जांपल। तो बच्चों एनी एटम, कोई एटम हो सकता है, एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम या एटम का ग्रुप, एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद CMI, जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। क्या कौन सा बॉन्ड बनाता है भाई? कोऑर्डिनेट। विच फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, विच फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ CMI, विथ CMI मतलब सेंट्रल मेटल आयन के साथ बनाता है, उसे तिवारी सर हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड लिगेंड। भाई बताओ कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है? भाई सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देता है। अगर आप इसको और ज्यादा देखिए, अगर आप ये लिख देंगे पेपर में तो भी सही है, अगर और ज्यादा क्लियर करना चाहें, विच फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल आयन, कैसे बनाता है? बाय डोनेटिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय डोनेटिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखना जरूरी नहीं है ये, लेकिन आप चाहे तो लिख सकते हैं इज कॉल्ड लिगेंड, इज कॉल्ड, बोलो बच्चों, लिगेंड। तो कोई ऐसा एटम या एटम का ग्रुप्स जो CMI के साथ, बच्चों कैसे पहचानोगे CMI है? तिवारी सर जो ब्रैकेट में सबसे पहले लिखा होगा, जो CMI के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल आयन के साथ। कैसे बनाता है? सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, उसे हम लिगेंड कहते हैं। चलो भाई एग्जांपल लिखते हैं लिगेंड का, एग्जांपल लिखते हैं लिगेंड का। Cl नेगेटिव लिगेंड है। बच्चों देखो जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा वो अंडरस्टूड है कि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका नाम क्या होता है? क्लोराइडो। अरे यार तिवारी सर हमने तो पढ़ा है क्लोराइड पढ़ा है बच्चों, लेकिन यहाँ पर हर एक लिगेंड का अपना एक स्पेसिफिक नेम है। जब मैं आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा तो मैं उसका नाम बताऊंगा। अगला H2O वाटर, वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है,
ये अपना देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ वाटर नहीं बोलोगे बच्चों, भूल जाओ, यहाँ पर हम बोलेंगे एक्वा। एक्वा हमें याद करना होगा। NH3 अमोनिया, नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, इसका नाम क्या होगा, एमीन। NH3 एमीन हो गया। अगला CH3COO निगेटिव, इसको हम क्या बोलेंगे, एसीटेटो। एसीटेटो। तो बच्चों ये जितने भी मैंने आपके पास लिखे हैं, Cl निगेटिव क्लोराइड, H2O एक्वा, NH3 एमीन, CH3COO निगेटिव एसीटेटो, ये सारे के सारे लिगेंड है। क्यों है, क्योंकि ये कोई भी सेंट्रल मेटल आयन के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इज इट क्लियर। तो कोई एटम हो या एटम का ग्रुप हो जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, लिगेंड कहते हैं। सारे के सारे लिगेंड हैं क्योंकि ऑल ऑफ देम हैज कैपेसिटी टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद CMI। पॉज करिए, नोट करिए। अब बच्चों कई टाइप के लिगेंड होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर देयर, तो बच्चों लिगेंड कई टाइप्स के होते हैं, है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, अभी हम सिंपल क्वेश्चंस चल रहे हैं बच्चों, रीजनिंग क्वेश्चंस में जाएंगे आगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर देयर, पहचानने के लिए भी आ सकता है कि कोई भी आपको लिगेंड लिख के दे दिया, अब आप बताओ भाई ये किस टाइप का लिगेंड है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर देयर, तो बच्चों बहुत टाइप के लिगेंड्स होते हैं। जैसे तिवारी सर, मैं कुछ के नाम लिख रहा हूँ, है ना। जैसे कि मैंने आपको लिखा मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट। कभी कभी कुछ किताबें इसको लिखती हैं यूनिडेंटेट लिगेंड, यूनिडेंटेट लिगेंड, है ना। दूसरा बाईडेंटेट लिगेंड, बाईडेंटेट लिगेंड, सबकी डेफिनेशन है, मैं आपको बताऊंगा। तीसरा पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड। चौथा कीलेटिंग लिगेंड, CHELATING, कीलेटिंग लिगेंड, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, कीलेटिंग लिगेंड। पांचवा एम्बीडेंटेट लिगेंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो बच्चों अगर लिगेंड की बात आए कि हमारे लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि लिगेंड जो है वो 5 टाइप के होते हैं। पहला मोनोडेंटेट लिगेंड, दूसरा बाईडेंटेट लिगेंड, तीसरा पॉलीडेंटेट लिगेंड, कीलेटिंग लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड। अगले पार्ट में बच्चों इन सारे लिगेंडों के बारे में हम विस्तार पूर्वक एग्जाम्पल के साथ एक एक करके देखेंगे। चलिए देखते हैं भाई कैसे। बच्चों पहला हमारा लिगेंड है मोनोडेंटेट लिगेंड या यूनिडेंटेट लिगेंड। बच्चों ऐसा लिगेंड, ऐसा एटम या एटम का ग्रुप विच फॉर्म्स वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद CMI। ऐसा लिगेंड, भाई लिगेंड तो हो गया एटम या ग्रुप ऑफ एटम विच फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड लिगेंड। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रॉन पेयर देकर, उसे हम लिगेंड कहते हैं। लेकिन अगर कोई लिगेंड CMI के साथ, मेटल के साथ, जो हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो उसे हम मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि विच फॉर्म्स जो बनाता है वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद CMI, विच फॉर्म्स वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल आयन। तिवारी सर एग्जाम्पल दीजिए। चलो भाई एग्जाम्पल देके बताते हैं आपको। जैसे कि Cl निगेटिव एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। देखो बच्चों जितने निगेटिव हो ना उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। एक निगेटिव है तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि अमाइन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि एक्वा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि एसीटेटो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो बच्चों ये जितने भी हैं ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि इनके ऊपर लोन पेयर है, इनके ऊपर एक एटम है। तो ये सारे के सारे कौन से लिगेंड कहलाएंगे? मोनोडेंटेट लिगेंड। चलिए मैं इनके नाम लिख देता हूँ बच्चों। क्लोराइडो, इसका नाम AMMINE एमीन, अमोनिया नहीं बोलेंगे। इसका नाम एक्वा, वाटर नहीं बोलेंगे। इसका नाम एसीटेटो, एसीटेट नहीं बोलेंगे। तो ये जितने भी लिगेंड है बच्चों दे आर कॉल्ड एज मोनोडेंटेट लिगेंड विच फॉर्म्स वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ CMI। पॉज करिए और सारे एग्जाम्पल को बच्चों अच्छे से नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला लिगेंड देखते हैं। हमारे पेपर में अलग अलग लिगेंड पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, डेफिनेशन पूछ सकते हैं।
लिगेंड दे सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि इट बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ लिगेंड एंड वाई। दूसरा जो लिगेंड है बच्चों वो है बाइडेंटेट लिगेंड या डाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है? बाइडेंटेट लिगेंड बच्चों वो लिगेंड जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। यानी देखिए एक ही एटम दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा, एक ही लिगेंड में दो अलग अलग एटम होने चाहिए जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो बाइडेंटेट लिगेंड में हम लिख सकते हैं विच फॉर्म्स टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद CMI, है ना। हम यहाँ पे लिख सकते हैं विच फॉर्म्स जो बनाता है कितने? टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, विच फॉर्म्स टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद CMI, जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कई सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों, कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं। COO नेगेटिव सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव। बच्चों एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन और एक ये ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? दो। क्या बच्चों हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या? ऐसा नहीं लिख सकते क्या? और C2O4 2 नेगेटिव लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर चीजें आपको क्लियर समझ में आएगी कि एक ये बनाएगा कोऑर्डिनेट, एक ये बनाएगा कोऑर्डिनेट, लेकिन यहां आप गड़बड़ा जाओगे। तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जो चीज ये है वही चीज ये है। इसको बच्चों हम शॉर्ट में भी लिखते हैं ऑक्स 2 नेगेटिव। अगर मान लीजिए कहीं पे बैल लिखा हो, बैल ऑक्स लिखा हो, इसका मतलब यही हुआ। इसको कहते क्या है बच्चों? इसको हम कहते हैं ऑक्सेलेटो। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ऑक्सेलेटो बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ लिगेंड, तिवारी सर इट विल बी बाइडेंटेट लिगेंड। व्हाई? बिकॉज इट हैज टू ऑक्सीजन एटम विच फॉर्म्स टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद CMI। ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड। इज इट क्लियर? तो एक और एग्जांपल बताते हैं भाई, देख लो। मान लीजिए हमने लिखा, देखिए बात समझिए, ईथीन। बच्चों हम सबको मालूम है ईथीन का फार्मूला, 11th क्लास में हमने पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। चलिए देखते हैं। दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एक H2 यहाँ, एक H2 यहाँ, यही तो है ईथीन का फार्मूला। CH2 डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड को हमने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। जब डबल बॉन्ड को बच्चों हमने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, कार्बन की वैलेंसी चेक करिए, 2 और 1 3, होनी कितनी चाहिए? 4। इसकी वैलेंसी चेक करिए, 2 और 1 3, होनी कितनी चाहिए? 4। एक अमाइन यहाँ जोड़ दिया बच्चों और दूसरा अमाइन यहाँ जोड़ दिया, NH2 वहाँ जोड़ दिया, दूसरा यहाँ जोड़ दिया। एक लोन पेयर इसके पास है, एक लोन पेयर इसके पास है। बच्चों इस कंपाउंड का नाम होगा ईथेन 1,2 डाइअमाइन। इसके दो नाम हैं, कुछ किताबों में लिखा है इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन वो भी सही है, और हम इसको कहते हैं ईथेन 1,2 डाइअमाइन, ईथेन 1,2 डाइअमाइन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि NH2 CH2 CH2 NH2 किस टाइप का लिगेंड है, NH2 CH2 CH2 NH2 किस टाइप का लिगेंड है, तो बच्चों हम क्या बोलेंगे? इट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। ये कौन सा लिगेंड कहलाएगा बच्चों? इट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। इसका नाम क्या होगा? इथाइलिन डाइअमीन, या इसका दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? ईथेन 1,2 डाइअमाइन, है ना। 2 कार्बन है तो एथेन, एक अमाइन कार्बन नंबर 1 से जुड़ा है, दूसरा अमाइन कार्बन नंबर 2 से जुड़ा है, तो ईथेन 1,2 डाइअमाइन। 2 नाइट्रोजन ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिगेंड है बच्चों पॉलीडेंटेट लिगेंड। अगर मान लो कोई लिगेंड ऐसा है जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ बहुत सारे बॉन्ड बनाता है, बहुत सारे बॉन्ड बनाता है, तो हम उसे पॉलीडेंटेट लिगेंड कहेंगे। तो अगला है आपका कि क्या होता है पॉली, POLY पॉली, पॉलीडेंटेट लिगेंड किसे कहते हैं? बिल्कुल सिंपल तिवारी सर, विच फॉर्म्स मोर देन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद CMI, जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ 2 से ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। क्या बच्चों एक एटम एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है? नहीं तिवारी सर, अलग अलग एटम होने चाहिए जो अलग अलग बॉन्ड बनाते हैं। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं बच्चों? विच फॉर्म्स मोर देन टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद CMI, which forms more than 2 coordinate bond with CMI, जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ 2 से ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं बच्चों।
अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो देखिए अभी कुछ देर पहले मैंने आपको ये बताया था CH2 एक NH2 यहाँ जोड़ा था और एक NH2 यहाँ जोड़ा था। बिल्कुल सर आपने बताया था। और इसका नाम क्या बताया था बताइए? इथाइलिन डायमीन या इथेन 1,2 डायमाइन। और मैंने बताया था कि ये बाइडेंटेट होता है क्योंकि एक लोन पेयर यहाँ होता है और एक लोन पेयर यहाँ होता है। अगर बच्चों इसी कंपाउंड में काम करूँ कि 2 हाइड्रोजन यहाँ से हटा दूँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ से हटा दूँ, तो अगर मैं 2 हाइड्रोजन हटाऊंगा तो वो 2 बॉन्ड तुम्हारे ये फ्री हो जाएंगे और 2 बॉन्ड तुम्हारे ये फ्री हो जाएंगे। यहाँ पे मैं क्या जोड़ूंगा? यहाँ पे मैं जोड़ूंगा CH2COO निगेटिव। यहाँ भी क्या जोड़ूंगा? यहाँ मैं जोड़ूंगा CH2COO निगेटिव। यहाँ क्या जोड़ूंगा? यहाँ भी मैं जोड़ूंगा CH2COO निगेटिव। यहाँ क्या जोड़ूंगा? यहाँ भी मैं जोड़ूंगा CH2COO निगेटिव। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा 2 3 4 5 6। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले जो साइट है बच्चों, या तो नेगेटिव होते हैं या तो उनके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 2 3 4 5 6 कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है? ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो क्या बच्चों इस लिगेंड को हम पॉलीडेंटेट लिगेंड नहीं कहेंगे? कहेंगे, क्योंकि तिवारी सर ये 2 से ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। अगर 2 से ज़्यादा बना रहा है तो कितने बना रहा है? 6 बना रहा है। तो इस पॉलीडेंटेट लिगेंड को बच्चों हम हेक्साडेंटेट लिगेंड भी कह सकते हैं। 6 बना रहा है ना, तो हम इस लिगेंड को हेक्साडेंटेट लिगेंड भी कह सकते हैं। इसका नाम बताइए तिवारी सर। इसका नाम होगा इथाइलिन डाइअमाइन। भाई इथाइलिन डाइअमाइन तो था, कितने एसीटेट जुड़ गए? 4, 1 2 3 4। तो टेट्रा एसीटेटो। तो कोई अगर आपको इसका नाम पूछे तो इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो। शॉर्ट में हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों? EDTA, है ना। इस EDTA के ऊपर कितने निगेटिव होते हैं? 4 निगेटिव। अगर कोई आपसे पूछे कि EDTA के ऊपर कितने निगेटिव होते हैं, तो हम बोलेंगे तिवारी सर EDTA के ऊपर 4 निगेटिव होते हैं, 1 2 3 4। तो बच्चों कभी कभी हमारे पेपर में ये जो आप देख रहे हैं, इस पर ऐसे क्वेश्चन पूछा आता है। मैं क्वेश्चन यहीं लिख रहा हूँ, दोनों के बीच में क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि EDTA belongs to which type of ligand and why? Belongs to which type of ligand and why? कि जो EDTA है वो किस टाइप के लिगेंड को बिलोंग करता है और क्यों? तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो सकता है? EDTA belongs to हेक्साडेंटेट लिगेंड या पॉलीडेंटेट लिगेंड। अगर आप हेक्साडेंटेट लिखेंगे तो भी सही है, पॉलीडेंटेट लिखेंगे तो भी सही है। फिर वो पूछेंगे ऐसा क्यों है भाई? तो आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि क्योंकि तिवारी सर बिकॉज इट फॉर्म्स 1 2 3 4 5 6, इट फॉर्म्स 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल आयन। शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं? EDTA। इसको क्या बोलते हैं? इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो। तो बच्चों इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, हेक्साडेंटेट लिगेंड है। कई बार हमारे एग्जाम में ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पेपर में आता है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ EDTA। EDTA का पूरा नाम क्या होता है? तो इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो। कौन सा लिगेंड है? हेक्साडेंटेट है, पॉलीडेंटेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो लिगेंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार वो हमारे एग्जाम में पूछा गया है। क्या नाम है बच्चों उसका? कीलेटिंग लिगेंड, है ना, कीलेटिंग लिगेंड। उस पर हमारे पेपर में कभी कभी क्वेश्चन भी बनते हैं। क्या बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं। तिवारी सर किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं? 1 2 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी हमसे पूछते हैं बच्चों वो व्हाट इज कीलेटिंग लिगेंड, कि भाई हम कीलेटिंग लिगेंड किसे कहते हैं? कीलेटिंग लिगेंड किसे कहते हैं? गिव एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दीजिए। या कभी कभी वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज कीलेट। देखिए बदल गया है, लिगेंड नहीं, यहाँ कीलेट है। आप कीलेट किसे कहेंगे? व्हाट इज कीलेट। आप जो है कीलेट किसे कहेंगे? गिव एग्जाम्पल। यानी यहाँ पर उन्होंने लिगेंड की भी बात की है और साथ में कीलेट की भी बात की है। तो उसे हम कैसे देखेंगे? अब ये देखिए। अब बच्चों क्या होता है, जरा बात को मेरी ध्यान से समझना, है ना, बहुत ध्यान से समझना। अगर कोई बाइडेंटेट मतलब कितने दांत वाला? 2 वाला,
दो वाला जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, सिंगल वाला तो करेगा नहीं। सिंगल वाला जो है बच्चों वो कभी भी कीलेटिंग लिगेंड नहीं कहलाएगा। तो बच्चों अगर कोई बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन से जुड़कर साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड को बनाता है या रिंग कंपाउंड को बनाता है तो हम उसे कीलेटिंग लिगेंड कहेंगे, और जो कंपाउंड है उसे हम कीलेट कहेंगे। कैसे, देखिए मैं जब आपको बताऊंगा तो समझ में आएगा। मैं इसका आंसर लिखने जा रहा हूं। कीलेट क्या है? पहले कोई पूछे कि भाई ये कीलेट क्या है, तो बच्चों कीलेट एक ग्रीक भाषा का शब्द है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कीलेट क्या है, व्हाट इज कीलेट? तो कीलेट जो है इज अ ग्रीक वर्ड। कीलेट इज डेराइव्ड, जो टर्म है कीलेट इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। इसको बच्चों हमने एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया है। वो ग्रीक वर्ड मालूम है क्या है? कैले। वो ग्रीक वर्ड है CHELE, कैले, डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कैले। इसका मतलब क्या होता है? पंजा, विच मीन्स क्लॉ। इसका मतलब होता है पंजा, विच मीन्स क्लॉ। इसका मतलब होता है पंजा। तो जो कीलेट वर्ड है वो कैले वर्ड से, जो ग्रीक भाषा का शब्द डिराइव किया गया है, इसका मतलब होता है पंजा। अब ये कीलेटिंग लिगेंड क्या होता है और कीलेट क्या होता है? तो देखिए जब बाइडेंटेट, और मैं आपको एग्जांपल के द्वारा बड़े अच्छे से समझाऊंगा बच्चों। व्हेन बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट कभी भी कीलेटिंग लिगेंड नहीं कहलाएगा या उससे कीलेट नहीं बनेगा। तो व्हेन बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड और पॉलीडेंटेट लिगेंड अटैच्ड विथ CMI और पॉलीडेंटेट लिगेंड अटैच्ड विथ CMI सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ता है टू फॉर्म साइक्लिक और रिंग कंपाउंड। ऐसा कंपाउंड बनाता है जो साइक्लिक हो, जिसमें साइकिल बने या जिसमें रिंग बने। तो सच लिगेंड कॉल्ड, ऐसे लिगेंड को बच्चों, ऐसे लिगेंड को हम कौन सा लिगेंड कहते हैं? बोलो, कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं। सच लिगेंड कॉल्ड कीलेटिंग लिगेंड एंड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कीलेट। सच लिगेंड इज कॉल्ड कीलेटिंग लिगेंड एंड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कीलेट। तो बच्चों ऐसे लिगेंड को हम कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं, और जो हमारा कंपाउंड बनता है पूरा उसे हम कीलेट कहते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझिएगा। मैंने लिखा बच्चों NH2 CH2 NH2, ये लिखा। ये कौन सा लिगेंड है? आपको मैंने अभी पढ़ाया था, बाइडेंटेट लिगेंड है। क्यों? क्योंकि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ये दोनों जो है दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। चलिए एक जगह और लिखा, मैंने लिखा NH2 CH2 NH2, ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है। इनके पास भी दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना सकते हैं, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना सकते हैं। बीच में हमने लिखा कॉपर Cu। कॉपर पर बच्चों 2+ चार्ज होता है। कॉपर पर कितना चार्ज होता है? बोलो, 2+ चार्ज होता है। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी मेटल पर जितने चार्ज होते हैं जुड़ने वाले लिगेंड उसके जस्ट डबल होते हैं, हमेशा डबल होते हैं। बताइए यहाँ पे कॉपर पे कितने चार्ज हैं? 2+ है। कितने लिगेंड जुड़ेंगे? 4। अगर 4 जुड़ेंगे, एक ये बनाएगा बॉन्ड, एक ये बनाएगा 2, एक ये बनाएगा 3, एक ये बनाएगा 4। ये दोनों एक ही लिगेंड है, लेकिन ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। ये भी दो एक ही है, दो बना सकते हैं, 4 हो गए। अगर मान लीजिए कोई मेटल ऐसा होता जिन पे 3+ होता तो वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। 1+ होगा तो वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो कॉपर पे चूंकि 2+ होता है बच्चों, कॉपर पे 2+ होता है। देखिए मैंने लिख के मिटा दिया क्योंकि ये चीज़ हमारे दिमाग में होनी चाहिए, आप लिखेंगे नहीं वहाँ पे, इसलिए एक कोऑर्डिनेट ये बन गया, एक कोऑर्डिनेट ये बन गया, एक कोऑर्डिनेट ये बन गया, एक कोऑर्डिनेट ये बन गया। अब क्या हुआ देखो, ये पूरा हो गया। ये रिंग स्ट्रक्चर बना कि नहीं बना? कॉपर पे होता है 2+,
तिवारी सर आपको कैसे पता चला 2+ है? भाई 2 ये जुड़े, 2 ये जुड़े, 4 जुड़े ना, तो 4 का आधा 2, जितने लिगेंड जुड़ेंगे उसका आधा पॉजिटिव चार्ज होगा। ये न्यूट्रल है तो 2+ इसका, इन दोनों का 0, तो यहाँ पर क्या आ गया? 2+ आ गया। अभी मैं इसका नाम नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, अभी मैं इसका सिंपल नाम लिख रहा हूँ, हम इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अभी मैं इसका एक सिंपल ही नाम लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ाया। अगले सेगमेंट में हम पढ़ेंगे इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहो बच्चों तो कैसे लिख सकते हो? देखो, सबसे पहले ब्रैकेट, बिल्कुल सही तिवारी सर, ब्रैकेट के बाद ये तुम्हारा मेटल आ गया कॉपर, और यहाँ पर कितने इथेन 1,2 डायमीन जुड़े हैं? 2 जुड़े हैं। इनको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? EN। क्या लिखते हैं? EN। तो एक EN ये, एक EN ये, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? EN होल ट्वाइस। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पॉजिटिव। ये भी क्या कहलाएगा? ये भी कहलाएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन। आयन क्यों लिखते हैं? अगर मान लीजिए किसी पे चार्ज हो तो आप इसको कॉम्प्लेक्स आयन लिख दो, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी लिख सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, अगर आप रिंग देखें ना तो देखो ये ऐसे ही बना ना, ये इस टाइप से बना, तो रिंग बन रही कि नहीं बन रही? इसको अगर अपन खोल देंगे तो पूरी रिंग बन जाएगी। तो जब कोई बाइडेंटेट, देखिए थ्योरी देखिए, कीलेट किसे बोलते हैं? एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जैसे पंजा बोलते हैं, क्लॉ बोलते हैं। ये बाइडेंटेट लिगेंड है। जब कोई बाइडेंटेट या बहुत से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन से मिलकर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड को बनाता है, तो ऐसे लिगेंड को हम कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं। यहाँ पर ये जो आपका CH2NH2 दिख रहा है, ये जो लिगेंड आपका है, इसको हम कौन सा लिगेंड बोलेंगे? कीलेटिंग लिगेंड, है ना। अगर कोई पूछे आपसे कि भाई यहाँ पे कीलेटिंग लिगेंड कौन सा है, कौन सा लिगेंड आपका कीलेटिंग लिगेंड कहलाता है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे NH2 CH2, है ना। इसको सीधा लिखता हूँ मैं, CH2 NH2 CH2 NH2। ये वाला जो लिगेंड है, जिसका नाम मैंने आपको लिखवाया था, आपके पास हो इथेन 1,2 डाइअमाइन, इस लिगेंड को बच्चों हम बोलेंगे कीलेटिंग लिगेंड। कौन सा लिगेंड बोलेंगे? बोलो, कीलेटिंग लिगेंड बोलेंगे, क्योंकि ये जुड़ रहा है। और ये जो पूरा का पूरा जो कंपाउंड बन रहा है ना, इस कंपाउंड को हम बोलेंगे कीलेट। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे बच्चों? इस कंपाउंड को हम बोलेंगे कीलेट। ठीक है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि कीलेटिंग लिगेंड फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन नॉर्मल लिगेंड। कीलेटिंग लिगेंड जो होते हैं वो ज़्यादा मजबूत कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं ज़्यादा मजबूत? क्योंकि ये रिंग बना रहे हैं, ये जल्दी टूटेगा नहीं। तो इसमें बच्चों एक चीज़ और लिख लीजिएगा, मैं ऊपर मिटा के लिख रहा हूँ एक लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे इससे, कि नोट करके लिख रहा हूँ स्टार बना के, कि कीलेटिंग लिगेंड फॉर्म्स कीलेटिंग लिगेंड form more stable complex than the normal ligand. Chelating ligand form more stable complex. Chelating ligand form more stable complex than normal ligand. Than normal ligand. ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये MCQs में या एसर्शन रीजन में आ सकता है कि chelating ligand form more stable complex than the normal ligand. अगला है बच्चों, what is ambidentate ligand? ambidentate ligand हम किसे कहते हैं? ambidentate ligand किसे कहते हैं? give example. तो बच्चों ambidentate ligand ये होते हैं which contain same type of atoms but different atom form coordinate bond with central metal ion. जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल दे दूं, पहले मैं आपको एम्बीडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल दे दूं, है ना, आंसर। ठीक है, किसका एग्जांपल बच्चों? एम्बीडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल। मैंने लिखा SCN नेगेटिव, यहाँ पर डोनर एटम हमारा सल्फर है, इसको हम बोलेंगे थायो। इस लिगेंड को बच्चों हम बोलेंगे थायो। इट इज कॉल्ड एज थायोसाइनेटो। यहाँ पर बच्चों जो हमारा डोनर एटम है, अगर कोई पूछे कि तिवारी सर यहाँ पर डोनर एटम कौन है, तो हम कहेंगे हमारा डोनर एटम सल्फर है और इस लिगेंड का नाम होगा थायोसाइनेटो। लेकिन अगर यही इस तरह से हो जाएगा NCS नेगेटिव,
तो यहाँ पर डोनर एटम सल्फर होगा और बच्चों हम इसको बोलेंगे आइसोथायोसाइनेटो। यहाँ पर अगर हम डोनर एटम की बात करें तो हमारा जो डोनर एटम होगा वो होगा नाइट्रोजन। तो बच्चों दैट लिगेंड विच कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम्स, यहाँ भी सल्फर कार्बन नाइट्रोजन है, यहाँ भी सल्फर कार्बन नाइट्रोजन है, बट डिफरेंट एटम डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, बट द डोनर एटम आर डिफरेंट। इलेक्ट्रॉन देने वाले जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं दैट लिगेंड, ऐसा लिगेंड, दैट लिगेंड विच कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम्स, जिनके जो एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं, विच कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम्स, जिनके जो एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं, बट डोनर एटम्स आर डिफरेंट, बट डोनर एटम्स आर डिफरेंट, लेकिन उसके जो डोनर एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि HCl नेगेटिव एंड NCS नेगेटिव आर विच टाइप ऑफ लिगेंड और ईच अदर, तो हम बोलेंगे तिवारी सर ये जो है कौन से लिगेंड है जी, ये जो है एम्बीडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि इनके जो डोनर एटम्स हैं ये अलग अलग हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल में लिखता हूँ बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2, Cn नेगेटिव। यहाँ पर अगर बात करें तो हम इसको बोलते हैं साइनाइडो। यहाँ पर जो डोनर एटम है बच्चों वो कार्बन है, यहाँ पर जो डोनर एटम है वो कार्बन है। अगर हम लिखें Nc नेगेटिव तो बच्चों इसका नाम क्या होगा, आइसोसाइनाइडो। और यहाँ पर बच्चों जो हमारा डोनर एटम है वो कौन है, नाइट्रोजन है। तो बच्चों ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ एटम्स तो सेम होते हैं लेकिन उसमें डोनर एटम अलग अलग होते हैं, उसे हम एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी HCN है, यहाँ भी HCN है, सल्फर डोनर एटम है, नाइट्रोजन डोनर एटम है, एम्बीडेंटेड लिगेंड। ये साइनाइडो है, ये आइसोसाइनाइडो है, नंबर ऑफ एटम सेम है, यहाँ डोनर एटम कार्बन है, यहाँ डोनर एटम नाइट्रोजन है। तो बच्चों ऐसे लिगेंड को हम कौन सा लिगेंड कहते हैं जी, एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। लिगेंड की डेंटिसिटी किसे कहते हैं ना, बहुत बढ़िया टॉपिक है बच्चों डेंटिसिटी। तो क्वेश्चन ये है कि भाई डेंटिसिटी क्या होती है, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड है ना, हम लिगेंड की डेंसिटी होती है तो डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड क्या होती है बच्चों, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एटम प्रेजेंट इन अ लिगेंड इज कॉल्ड एज डेंसिटी ऑफ दैट लिगेंड। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि CH2 NH2 ये हमारा एक लिगेंड है, एक लोन पेयर ये दे सकता है, एक लोन पेयर ये दे सकता है। आप बताइए कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इस लिगेंड का नाम क्या है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ईथेन 1,2 डाइअमाइन। शॉर्ट में हम इसको क्या लिखते हैं, EN। डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो NH2 CH2 CH2 NH2 ये लिगेंड है बच्चों, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना सकता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना सकता है। शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं, EN। कहीं भी अगर EN लिखा हो इसका मतलब ये होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लिगेंड की ईथेन 1,2 डाइअमीन की ये लिगेंड है ना, ये क्या है, ये लिगेंड है। इसकी लिगेंड क्यों है बच्चों, क्योंकि ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। कोई भी एटम हो या एटम का ग्रुप हो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो उसे हम लिगेंड कहेंगे। तो चूंकि ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है बच्चों, इसलिए बोलेंगे इसकी जो डेंटिसिटी होगी वो 2 होगी। चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 COO नेगेटिव, इस लिगेंड का नाम क्या है, इस लिगेंड का नाम है तिवारी सर एसीटेटो। ये लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक बनाएगा। तो इस लिगेंड की जो डेंटिसिटी होगी वो 1 होगी। तो व्हाट इज डेंटिसिटी, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द लिगेंड, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द लिगेंड इज कॉल्ड देयर डेंसिटी। तो हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड, जो लिगेंड के द्वारा बनाया जाता है, formed by ligand is called डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड।
इज कॉल्ड, बोलो बच्चों, इज कॉल्ड डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। कोई लिगेंड जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है वो उसकी डेंटिसिटी होती है। चलिए एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता हूँ, EDTA है ना, मैंने इसका नाम बताया था इथिलाइनिन डाइमीन टेट्राएसीटेटो। अगर हम आपसे पूछें कि भाई इस लिगेंड की डेंटिसिटी कितनी होगी, आप बोलोगे तिवारी सर 6 होगी। वाई इट विल बी 6? बिकॉज तिवारी सर इट विल फॉर्म 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ CMI। ये जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ बच्चों 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन के मैग्नेटिक नेचर को बता सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। बच्चों इस क्वेश्चन को बताने के पहले मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट बताता हूं जो आप नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए कॉन्सेप्ट नंबर 1, अगर कोई बोलता है कि कोई सब्सटेंस डायामैग्नेटिक है, कोई सब्सटेंस डायामैग्नेटिक है, तो हम ये बोलते हैं इट विल बी रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, इट विल बी रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये ध्यान रखना। नंबर 2, अगर कोई बोलता है कि कोई सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है, कोई सब्सटेंस कैसा है भाई, पैरामैग्नेटिक है, इसका मतलब होगा अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो एक तो आप ये याद रखना कि अगर कोई सब्सटेंस डायमैग्नेटिक कहलाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिपेल्ड किया जाएगा, और अगर कोई सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक कहलाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हमने किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए या कॉम्प्लेक्स आयन के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाला, भाई क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, बताऊंगा मैं, अभी आपको मैं बताऊंगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाला, तिवारी सर ये तो बताइए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है। आई विल टेल यू, शॉर्ट में हम इसको क्या लिखते हैं, EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स आयन के लिए निकाला और वो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन या रेडॉन के बराबर आता है। ये 10, ये 18, ये 36, ये 54 और ये 87, इनके बराबर इनके जो एटॉमिक नंबर है ये क्या है बच्चों, ये जो मैंने लिखे हैं, ये मैंने लिखे हैं एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैसेस, एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैसेस। डायमैग्नेटिक में क्या होता है, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहाँ पर इनके पूरे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड। पैरामैग्नेटिक अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन के लिए हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाला और वो इनर्ट गैस के बराबर होते हैं, अगर वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होती है तो हम देखिए लिख रहे हैं, अगर EAN क्या होता है, EAN मैं आपने अभी आपको पढ़ाया नहीं, मैं पढ़ाऊंगा। इसकी जो वैल्यू है, अगर ये इनर्ट गैस है ना एटॉमिक नंबर के बराबर होती है, इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर के बराबर होती है, इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो होगा कैसे, वो होगा डायामैग्नेटिक। याद रखना पहली चीज़ है ना, अगर हमने किसी मॉलिक्यूल के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाला और वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू इन इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर है तो वहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और वो मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होगा, यानी रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरी चीज़, अगर हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू निकाला किसी कॉम्प्लेक्स आयन के लिए, कैसे निकाला मैं आपको बताऊंगा, और इट इज़ नॉट इक्वल टू इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर, ये इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं आता है, तब जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो कैसा होगा बच्चों, तिवारी सर वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो बच्चों ये 2 कॉन्सेप्ट है, कहीं आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लें कि हम कॉम्प्लेक्स आयन को भी देख के बता सकते हैं कि MCQ में आ सकता है, एसर्शन रीजन में आ सकता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर किसी कॉम्प्लेक्स आयन के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है बताऊंगा, की वैल्यू इन इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आती है, इसका मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो डायमैग्नेटिक होगा।
अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू इनके बराबर नहीं आती है, एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं आती है, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अब इन दो कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए, तो फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना बच्चों। कभी कभी हमें शॉर्ट नोट लिखने को आता है या क्वेश्चन लिखने को आता है कि भाई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन, किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है ना। और ये कौन सी इंफॉर्मेशन देता है, इससे जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, मैंने बताया मैग्नेटिक नेचर की इंफॉर्मेशन मिलेगी बच्चों। अब देखिए हम यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है, हम इसके आंसर की बात करते हैं बच्चों। अगर मान लीजिए मैं एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखता हूँ, FeCN6 और मैं लिखता हूँ 4 नेगेटिव, है ना, मैंने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख दिया। हमें ये बताना है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, ये बताने के लिए हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इस कॉम्प्लेक्स आयन का निकालेंगे। आयन क्यों है, क्योंकि चार्ज है। तो देखो बच्चों, किसी कॉम्प्लेक्स आयन में अगर मैं इसको थोड़ा तोड़ के लिखूं, इसका पोस्टमार्टम कर दूं बच्चों, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, Fe 1 Cn निगेटिव, 2 Cn निगेटिव, 3 Cn निगेटिव, 4 Cn निगेटिव, 5 Cn निगेटिव, 6 Cn निगेटिव लिख सकता हूं। बिल्कुल तिवारी सर आप लिख सकते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन के खुद के इलेक्ट्रॉन, इसके खुद के इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन जो 6 लिगेंड इसको दे रहे हैं, एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के टोटल को हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये मैं एग्जांपल है अभी बताऊंगा आपको, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्ड बाय CMI मतलब सेंट्रल मेटल आयन, आयरन के खुद के इलेक्ट्रॉन, इंक्लूडिंग दोज, है ना, इंक्लूडिंग दोज डोनेटेड बाय लिगेंड, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, through coordinate bonds is called effective atomic number। शॉर्ट में बच्चों मैंने EN से लिख दिया। फिर से देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन में दोनों एक ही चीज है, सेंट्रल मेटल आयन का खुद का इलेक्ट्रॉन और वो इलेक्ट्रॉन के जोड़े जो लिगेंड दे रहे हैं, इन दोनों के टोटल को बच्चों हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। बच्चों इसको निकालने का एक फार्मूला है। अगर कोई बोले कि तिवारी सर फार्मूला बताओ जो यूज़ होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए, तो चलो भाई हम फार्मूला आपको बताते हैं जी। इसको निकालने के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस 2n। क्या फार्मूला है बच्चों, Z माइनस एक्स प्लस 2n। Z क्या है यहाँ पर, Z है एटॉमिक नंबर ऑफ CMI, सेंट्रल मेटल आयन का एटॉमिक नंबर। X क्या है यहाँ पर, X है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMI, सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर, ये Z है, X है। N क्या है यहाँ पर, N है यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड्स। चलिए ये निकालते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं किस मॉलिक्यूल के लिए। चलिए अब एक और क्वेश्चन है, सर इससे जानकारी क्या मिलती है। कोई पूछे भाई कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से क्या जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन, तो हम कहेंगे इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नेटिक नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स है क्या वो पैरामैग्नेटिक होगा, डिटेल में मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था, क्या वो डायामैग्नेटिक होगा, तो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, इसकी इंफॉर्मेशन हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से मिलती है। कैसे कैलकुलेट करते हैं बस इसके बाद मैं बताने वाला हूँ।
तो अभी आप नोट कर लीजिए क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फार्मूला होता है, ये किसकी भी इंफॉर्मेशन देता है कि कॉम्प्लेक्स जो आयन है उसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, पैरा होगा कि डाई होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसी सीक्वेंस में हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के सीक्वेंस में हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। वी मूव्स फॉरवर्ड। इज इट क्लियर? चलिए अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, है ना, इसी टॉपिक यही चल रहा है, टॉपिक यही चल रहा है। मान लीजिए अब हमारा क्वेश्चन आ गया कैलकुलेट EAN, फुल फॉर्म आपको मालूम है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट कीजिए एंड राइट डाउन नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड राइट डाउन मैग्नेटिक नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स आपको दिया है इसका कौन सा नेचर लिखिए, मैग्नेटिक नेचर लिखिए, मैग्नेटिक नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। चलो भाई करते हैं। मान लीजिए पहला कंपाउंड हमको दिया गया FeCN6 4 नेगेटिव, ये हमें दिया गया और हमसे कहा गया कि इसके लिए EN निकालिए। चलिए निकालते हैं भाई। EAN इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस 2N। Z क्या है, मैंने अभी इससे पहले लिखा है आपको, आयरन का एटॉमिक नंबर। बच्चों Z क्या है, आयरन का एटॉमिक नंबर। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। X क्या है, CMI की ऑक्सीडेशन नंबर, इसको CMI बोलते हैं, सेंट्रल मेटल आयन बोलते हैं। अब CMI का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे वो देखिए। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसे हम मानते हैं X, तो इसे हमने माना X। एक साइनाइड पे एक निगेटिव होता है, कितने साइनाइड है, 6, तो ये हो गया -6 इज इक्वल टू, इसके बाद इज इक्वल टू आता है, चार्ज कितना लगा है, -4। अगर तिवारी सर यहाँ चार्ज नहीं होता तो इज इक्वल टू 0 लिखते। फिर से देखिए, जिसका निकालना हो तो उसे मानते हैं X। एक CN पे एक निगेटिव, 6 पे 6 निगेटिव, तो X -6 इज इक्वल टू -4। X इज इक्वल टू -4 प्लस 6 इज इक्वल टू +2। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया तो आप बोलोगे 2, तो यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2 इंटू कितने लिगेंड जुड़े हैं हमारे पास, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 2 इंटू 6, तो ये हो गया आपके 24 प्लस हो गया 12, 24 12 क्या हो गया 36। 36 इनर्ट गैस के बराबर है कि नहीं है, बराबर है क्रिप्टॉन के। अगर बराबर है तो हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गए, हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये क्या होगा, इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, इसका मैग्नेटिक नेचर होगा डायमैग्नेटिक। अगर ये डायमैग्नेटिक होगा तो क्या होगा तिवारी सर, इट विल बी रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल के हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, है ना। पॉज करिए, पॉज करके इसको नोट करिए, फिर मैं आपको अगला कंपाउंड देता हूं। चलिए अगला कंपाउंड बच्चों मैं आपको देता हूं। यहां भी हमको मैग्नेटिक नेचर निकालना है। मैंने आपको कंपाउंड 2 दिया, मैंने दिया Cu, यहां लिखा अमोनिया NH3 और यहां पर लिखा 2 पॉजिटिव। ये अगला कॉम्प्लेक्स आयन है, हमें इसका मैग्नेटिक नेचर निकालना है, बताना है पैरा है कि डाई है। किसके थ्रू बताना है ये भी ध्यान रखिए, किसके थ्रू बताना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के थ्रू बताना है। चलिए भाई फार्मूला लगाते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, बिल्कुल सही तिवारी सर, फार्मूला क्या होगा Z माइनस एक्स प्लस 2N। चलिए कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29, तो मैंने 29 लिख दिया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, जिसका निकालना हो तो उसको मानते हैं X, है ना, प्लस अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है तो 0, 4 इंटू 0 0 इज इक्वल टू +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 आया, है ना, +2, तो X इज इक्वल टू +2 आया, +2 इंटू कितने लिगेंड जुड़े हैं 4, तो इंटू 4, तो 29 में से 2 गया, आ गया 27, 2 4 8 आ गया, तो 27 और 8 कितना हो गया 35। ये किसी भी इनर्ट गैस के बराबर नहीं है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, मैंने अभी कुछ देर पहले उनके एटॉमिक नंबर लिखे, तो किसी भी इनर्ट गैस के बराबर नहीं है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। इसका अगर किसी के बराबर नहीं है इसका मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे बोलो तिवारी सर, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा तिवारी सर, इसका मैग्नेटिक नेचर होगा डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक होगा तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, नहीं तिवारी सर, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में बताया, किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन में CMI के खुद का इलेक्ट्रॉन और जो लिगेंड इसको दे रहे हैं दोनों के टोटल को हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। मैग्नेटिक नेचर के बारे में बताता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसका फार्मूला है En इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस 2n। Z CMI का एटॉमिक नंबर है, X CMI का ऑक्सीडेशन नंबर है, N नंबर ऑफ लिगेंड है। नोट कर लीजिए बच्चों हमारा अगला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या होती है ना। इस पे हमारे पेपर में रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, तो विल सी रीजनिंग क्वेश्चंस। वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या है, व्हाट इज वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। बच्चों एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एल्फ्रेड वर्नर, है ना। आप उनका, हालांकि अपने को नाम से मतलब नहीं है, फिर भी अगर हम उनका नाम लिखें तो हम बोलते हैं एल्फ्रेड वर्नर, है ना। ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के संबंध में या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के संबंध में इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसे हम वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी कहते हैं। इनकी थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स थे, चलिए इनके मेन पॉइंट्स को अपन देखते हैं। पहला पॉइंट इन्होंने कहा था बच्चों, जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ब्रैकेट वाले, उनमें दो टाइप की वैलेंसी होती है। पहली वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी कहलाती है, दूसरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी कहलाती है। यानी इन्होंने बोला एवरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, इनकी कितनी वैलेंसी होती है, दो वैलेंसी होती है। पहली वैलेंसी को क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट वैलेंसी इज कॉल्ड एज प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरी वैलेंसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। याद हो गया तिवारी सर, बहुत बढ़िया तरीके से याद हो गया कि एवरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज टू टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किसकी वैलेंसी दो होती है, एवरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेन सेंट्रल एटम, है ना। इसको ऐसा अगर आप थोड़ा सा और क्लियर करना चाहें तो और क्लियर हो जाएगा बच्चों हमारा कि एवरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना, कंटेन सेंट्रल मेटल आयन। बच्चों फर्स्ट पॉइंट होगा, पहला पॉइंट होगा सेंट्रल मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स हैज टू टाइप ऑफ वैलेंसी। सेंट्रल मेटल आयन कौन कहते हैं बच्चों, जो कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले लिखा जाता है। उसकी कितनी वैलेंसी होंगी, दो, पहली वाली प्राइमरी, दूसरी वाली सेकेंडरी। प्रूफ करके बताऊंगा बच्चों में। तो पहला पॉइंट होगा कि सेंट्रल मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स, CMI मतलब सेंट्रल मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज टू टाइप ऑफ वैलेंसी। कितने टाइप की वैलेंसी होगी बोलो, हैज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। दो टाइप की उनके पास वैलेंसी होती है। पहली वैलेंसी क्या कहलाएगी बच्चों, पहली वैलेंसी कहलाएगी बच्चों प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, और दूसरी जो वैलेंसी कहलाएगी वो कहलाएगी सेकेंडरी वैलेंसी। आप सिंगुलर भी लिख सकते हैं, प्लूरल में आप वैलेंसीज भी लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसकी दो टाइप की वैलेंसी होती है, पहली वैलेंसी प्राइमरी, दूसरी वैलेंसी सेकेंडरी। प्रूव करेंगे। चलिए दूसरा पॉइंट लिखते हैं बच्चों। प्राइमरी जो वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है, टूट सकती है, और हम इसे डॉटेड लाइन से शो करते हैं। इट मीन्स पीवी मतलब प्राइमरी वैलेंसी, है ना, इज आयनाइजेबल होती है। आयनाइजेबल मतलब टूट सकती है, एंड शोन बाय डॉटेड लाइन। हम उसको कौन सी लाइन से शो करते हैं, डॉटेड लाइन से शो करते हैं, है ना। दूसरे वाले में पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेकेंडरी जो वैलेंसी होती है इज नॉन आयनाइजेबल, वो आयनाइजेबल नहीं होती है, एंड शोन बाय कंप्लीट लाइन, अपन प्रूफ करेंगे, ये सारे पॉइंट प्रूफ करना है, एंड शोन बाय कंप्लीट लाइन। तो बच्चों ये दूसरा पॉइंट भी हमने लिख लिया कि भाई जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो टूटती नहीं है, वो टूटती है, आयनाइजेबल होती है, और हम इसे डॉटेड लाइन से शो करते हैं। कैसे बताऊंगा मैं। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल है, शोन बाय कंप्लीट लाइन से शो करते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट लिखते हैं। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है बच्चों वो हमेशा नेगेटिव आयन से जुड़ती है। प्राइमरी नेगेटिव आयन जो होते हैं वो हमेशा प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ते हैं।
जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो पॉजिटिव से भी जुड़ सकती है, नेगेटिव से भी जुड़ सकती है, न्यूट्रल से भी जुड़ सकती है। तो हम ये लिखते हैं अगले पॉइंट में कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ज्वाइंड बाय नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयन से जुड़ती है। नंबर है पीवी, पीवी मतलब प्राइमरी वैलेंसी, एक्चुअली सेटिस्फाइड बाय लिखते हैं, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय, आप इसको ज्वाइंट बाय भी लिख सकते हैं, ज्वाइंट बाय ओनली नेगेटिव आयंस। कौन से आयन से जुड़ती है? नेगेटिव आयन से जुड़ती है। एंड सेकेंडरी वैलेंसी मे बी ज्वाइंट बाय, मे बी ज्वाइंट बाय नेगेटिव आयन से जुड़ सकती है, पॉजिटिव आयन से भी जुड़ सकती है, और ये बच्चों न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी जुड़ सकती है। कौन से मॉलिक्यूल से? न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी जुड़ सकती है। याद हो गया? प्राइमरी वैलेंसी हमेशा नेगेटिव से जुड़ती है, सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव, पॉजिटिव या न्यूट्रल किसी से भी जुड़ सकती है। अगला पॉइंट बच्चों, प्राइमरी वैलेंसी फिक्स नहीं होती, जैसे एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। सेंट्रल मेटल आयन की जो चीज़ ब्रैकेट में पहले लिखा होता है उसकी प्राइमरी वैलेंसी फिक्स नहीं होती है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा फिक्स होती है। तो हम ये लिख सकते हैं प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज नॉट फिक्स्ड, वो कभी भी फिक्स नहीं होती है। एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज फिक्स्ड। भाई ये सारी चीज़ें हमें प्रूव करना है, सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है। आखिरी पॉइंट ये है बच्चों, प्राइमरी वैलेंसी कभी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताती। कैसे? मैं बताऊंगा आपको। जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ज्योमेट्री के बारे में बताती है। तो हम ये बोल सकते हैं प्राइमरी वैलेंसी डोंट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। प्राइमरी वैलेंसी डोंट गिव नहीं देती है इंफॉर्मेशन अबाउट, डोंट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक कॉम्प्लेक्स, अबाउट ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती है। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों ये केवल वर्बली नहीं है, ये मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। तो बच्चों कौन कौन से पॉइंट आ गए भाई? तिवारी सर पहला पॉइंट तो ये आ गया कि सेंट्रल मेटल आयन की दो वैलेंसी होती हैं, पहली वैलेंसी प्राइमरी, दूसरी वैलेंसी सेकेंडरी। दूसरा क्या हो गया? प्राइमरी वैलेंसी टूट सकती है, हम इसे डॉटेड लाइन से शो करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी नहीं टूटती है, हम इसे कंप्लीट लाइन से शो करते हैं। तीसरी चीज़, प्राइमरी वैलेंसी हमेशा नेगेटिव आयन से जुड़ती है, सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव से भी जुड़ सकती है, पॉजिटिव से भी जुड़ सकती है, न्यूट्रल से भी जुड़ सकती है। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा फिक्स नहीं होती है, सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा फिक्स होती है। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताती, और मेरे प्यारे बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी इसके बारे में बताती है। सारी चीज़ें यकीन कीजिए, सारी चीज़ें आपके बोर्ड पर आएंगी और अभी आएंगी, राइट नाउ आएंगी। ध्यान दीजिए, पॉज करिए, नोट करिए और मिलाते जाइए जो मैंने आपको बोला है। चलिए देखिए साहब, देखिए कैसे बच्चों, ये जब थ्योरी वर्नन ने दिया, देखिए आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके पेपर में क्वेश्चंस में पॉइंट लिखने को नहीं आएंगे, आ भी सकते कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो प्राइमरी के एक तरफ लिख दीजिए, सेकेंडरी एक तरफ लिख लीजिए और दोनों के बारे में लिख दीजिए। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? देखो बच्चों, इसके कई सारे रीजनिंग क्वेश्चंस हैं जो मैं बस अभी इस टॉपिक के बाद में आपको करवाऊंगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। साइंटिस्ट वर्नर ने, ये टॉपिक यही चल रहा है, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी चल रही है, आंसर वही चल रहा है। साइंटिस्ट वर्नर ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। क्या परफॉर्म किया बच्चों? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया? मैंने नहीं किया भाई, उस एक्सपेरिमेंट में मैंने कुछ नहीं किया। वर्नर ने दो कंपाउंड लिए। कौन से कंपाउंड लिए? दो कंपाउंड लिए, है ना, कोबाल्ट क्लोराइड लिया और अमोनिया लिया। इस एक्सपेरिमेंट में वर्नर ने दो कंपाउंड लिए, एक लिया कोबाल्ट क्लोराइड और दूसरा लिया अमोनिया, है ना। तो दो चीज़ों का मिक्सचर लिया, एक लिया कोबाल्ट क्लोराइड और दूसरा लिया अमोनिया। क्या लिया बच्चों? अमोनिया। इनको अलग अलग रेशियो में मिलाया और मिलाकर उसने इसका कंपाउंड बनाया, है ना। तो एक्सपेरिमेंट में कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के कंपाउंड बनाए। वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड का एक भाग लिया और अमोनिया के 6 पार्ट लिए। सुनना बहुत ध्यान से जो मैं कहानी सुना रहा हूँ, सुनना ध्यान से। एक्सपेरिमेंट है, किसने परफॉर्म किया? वर्नर ने परफॉर्म किया। उसने कोबाल्ट क्लोराइड का एक वॉल्यूम लिया और 6 मोल लिए अमोनिया के, 6 मोल लिए,
और दोनों का जो कंपाउंड बनाया वो बना COCl3.6NH3। ये दोनों का कंपाउंड बना, क्या बना? COCl3.6NH3। अब बच्चों इस एक्सपेरिमेंट को समझाने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अपने कॉपी में नोट कर लें कॉन्सेप्ट। जल्दी से अपने कॉपी में नोट करें कॉन्सेप्ट। तिवारी सर क्या कॉन्सेप्ट है? नंबर ऑफ लिगेंड्स, जल्दी से नोट करें, मैं मिटा दूंगा इसको बाद। नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड विथ CMI, अटैच्ड विथ CMI सेंट्रल मेटल आयन। किसी भी CMI से मेटल से जो लिगेंड जुड़ते हैं इज डबल द नंबर ऑफ चार्ज ऑन देम, इज डबल द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मेटल है ना, मेटल पे पॉजिटिव ही चार्ज होगा, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन देम। चलो बताओ जल्दी बताओ कितने जुड़ेंगे? बताओ भाई, Ag+ से कितने लिगेंड जुड़ेंगे? तिवारी सर 2 जुड़ेंगे, बिल्कुल सही। Cu2+ से कितने लिगेंड जुड़ेंगे? 4 जुड़ेंगे, बिल्कुल सही। Cr3+ से कितने लिगेंड जुड़ेंगे? 6 जुड़ेंगे, बिल्कुल सही। CO3+ से कितने लिगेंड जुड़ेंगे? 6 जुड़ेंगे, बिल्कुल सही। Pt2+ से कितने लिगेंड जुड़ेंगे? 4 जुड़ेंगे, बिल्कुल सही। क्लियर। Hg2+ से कितने लिगेंड जुड़ेंगे? 4 जुड़ेंगे, बिल्कुल सही। तो बच्चों मैंने क्या बताया कि किसी भी सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ने वाले लिगेंडों की जो संख्या होती है वो उसके ऊपर जो चार्ज होता है उसकी डबल होती है। नोट कर लीजिए जल्दी से, पॉज करके नोट करिए भाई, वर्नर को समझना है। चलिए, मेरे हिसाब से आपने पॉज भी कर लिया और आपने नोट भी कर लिया, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए। बच्चों ये एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, तिवारी सर क्यों मेहनत कर रहे हो? भाई मुझे करना पड़ेगा क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एक बार वर्नर थ्योरी नहीं आएगी लेकिन इस पर बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। चलिए देखिए बच्चों, वर्नर ने क्या किया, इसके क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। वर्नर ने क्या किया कि ये कंपाउंड बनाया, प्रिपेयर्ड किया, है ना, प्रिपेयर्ड कंपाउंड, इस कंपाउंड को बनाया और इसको बनाने के लिए उसने एक भाग लिया कोबाल्ट क्लोराइड, यानी यहाँ लिख भी देता हूँ 1 पार्ट, 1 पार्ट लिया कोबाल्ट क्लोराइड और 6 पार्ट लिया अमोनिया, इसको लिया और कंपाउंड बनाया। अब उसने क्या किया बच्चों, इस कंपाउंड में जो उसने बनाया उसमें उसने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन मिलाया। कौन सा सॉल्यूशन मिलाया बताओ? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन मिलाया। जब उसने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन मिलाया तो उसने क्या पाया? फाउंड दैट, बहुत बारीकी से देखिएगा, फाउंड दैट 3 क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेटेड, मतलब उसको AgCl के 3 मोल मिले। ही गॉट 3 मोल ऑफ AgCl। फिर से देखो, उसने पहले तो ये कंपाउंड बनाया, कुछ भी बना सकता है वो। उसने जब इसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाया तो उसने पाया कि 3 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेटेड, 3 सिल्वर क्लोराइड के मोल थे जो प्रेसिपिटेट हो गए थे। ऐसा क्यों हुआ? समझिए ऐसा क्यों हुआ। देखिए, अब उसने फार्मूला लिखा, कंपाउंड का फार्मूला लिखा। जब मॉडर्न फार्मूला लिखा गया तो सबसे पहले कोबाल्ट लिखा गया। कोबाल्ट, बच्चों ये बताइए कोबाल्ट पर कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं? तिवारी सर कोबाल्ट पे 3+ चार्ज होते हैं। भाई बिल्कुल सही, कोबाल्ट पर 3+ चार्ज होते हैं। भाई 3+ चार्ज होंगे तो कितने लिगेंड जुड़ेंगे? 6 लिगेंड जुड़ेंगे क्योंकि डबल। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर 6 अमोनिया जोड़ देते हैं। तिवारी सर आपने 6 अमोनिया जोड़ दिया, आपने 6, देखो हमें इस मॉलिक्यूल का फार्मूला लिखना है। ये जो हम फार्मूला लिख रहे हैं ना, चलिए मैं देखता हूँ, एक बार आपको और क्लियर करता हूँ कि जो मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूँ ये किसके लिए लिखने जा रहा हूँ। COCl3.6NH3, इसका मैं मॉडर्न फार्मूला, ये तो वर्नर्स का फार्मूला था जो वर्नर्स ने बताया था, मैं इसका फार्मूला लिखने जा रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले मैंने CO लिखा। अब कितने अमोनिया है? 6, तो बच्चों मैंने 6 अमोनिया जोड़ दिया। तिवारी सर क्यों? क्योंकि कोबाल्ट पर 3+ चार्ज होते हैं। अगर 3+ चार्ज होते हैं तो हमें 6 लिगेंड जोड़ना है, तो 6 लिगेंड में मैंने 6 अमोनिया जोड़ दिया। क्लियर? तिवारी सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि 5 अमोनिया जोड़ देते और एक Cl ले लेते? मैं नहीं ले सकता था, क्योंकि अमोनिया जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है और अंदर जो वैलेंसी होती है उसे हम सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। अंदर जो चीज़ होती है ना बच्चों, उसे हम कौन सी वैलेंसी कहते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। अच्छा,
कितने क्लोरीन बचे? 3 बचे। तो ये जो क्लोरीन होंगे 3, ये बाहर चले जाएंगे, ये तीनों के तीनों क्लोरीन बाहर चले जाएंगे, और ये जो 3 जो वैलेंसी होगी ये होगी प्राइमरी वैलेंसी। क्यों? मैंने आपको लिखवाया है, बाहर वाली वैलेंसी प्राइमरी होती है, अंदर वाली वैलेंसी सेकेंडरी होती है। प्राइमरी वैलेंसी ज्वाइंट बाय नेगेटिव आयंस, देखो क्लोराइड नेगेटिव होता है, सेकेंडरी वैलेंसी ज्वाइंट, यहाँ पे नेगेटिव भी आ सकते थे, पॉजिटिव भी आ सकते थे, न्यूट्रल भी आ सकते थे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते कि एक अमोनिया बाहर गया और एक Cl अंदर आया, क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल है और प्राइमरी वैलेंसी हमेशा न्यूट्रल के द्वारा नहीं जुड़ती। चलिए अब इसका डायग्राम देखते हैं भाई। बच्चों जब हम इसका डायग्राम, क्यों कितने क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट हो रहे होंगे? 3 AgCl हमें मिलेंगे, 3 AgCl हमें मिल गए। क्योंकि देखो अब इसका अगर हम डायग्राम बनाए बच्चों तो कैसे बनेगा? देखो डायग्राम, हम इसी का डायग्राम बना रहे हैं। बीच में होगा CO, ये CO हमारा बीच में हो गया। कितने अमोनिया है? 6 अमोनिया है, सेकेंडरी वैलेंसी है। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है, टूटती नहीं है। तो 1 2 है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6, एक अमोनिया ये हो गया, दूसरा अमोनिया ये हो गया, तीसरा अमोनिया ये हो गया, चौथा अमोनिया, पांचवा अमोनिया, छठवां अमोनिया, 6 अमोनिया हो गए। चलिए अब 3 क्लोराइड आयन है जो बाहर है, हर दो के बीच में क्लोराइड आयन, ब्लू से लिखता हूं मैं, हर दो के बीच में क्लोराइड आयन, ब्लू से लिखता हूं। एक क्लोराइड आयन ये हो गया, दूसरा क्लोराइड आयन ये हो गया, तीसरा, हर किसी के भी बीच में आप लिख दो। अब बच्चों हम इस थ्योरी को ध्यान से समझते हैं, सुनिए। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कि नहीं है? है सर। एवरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, हैज़ 2 टाइप ऑफ वैलेंसी। देखिए अंदर वाली सेकेंडरी है, बाहर वाली प्राइमरी है। जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे उनकी 2 टाइप की वैलेंसी होगी। अब मैं कर क्या रहा हूँ? मैं जो वर्नर की थ्योरी जो मैंने पढ़ाया था उसी को आपको समझा रहा हूँ, लेकिन स्ट्रक्चर से। ये सेंट्रल मेटल आयन है कॉम्प्लेक्स में, इसकी कितनी वैलेंसी है बच्चों बताओ? 2 है। जो बाहर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, मैंने आपको पढ़ाया था, इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे, उसे प्राइमरी वैलेंसी बोलेंगे। जो अंदर है उसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वैलेंसी। तो फिक्स हो गई सर कि सेंट्रल मेटल आयन की 2 वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 Cl बाहर है, इसका मतलब वो टूट सकते हैं क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है। तो देखिए हमने जो डैश डैश बताया है ये प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहा है, और जो कंप्लीट बताया, जो अंदर लिखा है वो सेकेंडरी वैलेंसी को शो कर रहा है। तो मैंने आपको सेकंड पॉइंट में क्या लिखवाया बच्चों? प्राइमरी वैलेंसी और आयनाइजेबल, ये जो 3 Cl हैं ये टूट सकते हैं। तभी तो जब हमने सिल्वर नाइट्रेट मिलाया तो 3 Cl टूट के अलग हो गए। तो प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल एंड इज शोन बाय डॉटेड लाइन। देखिए डॉटेड लाइन से अंदर वाली वैलेंसी सेकेंडरी कहलाती है, जो टूट कर अलग नहीं होती। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो डेप्थ पूरी है आर नॉन आयनाइजेबल एंड इज शोन बाय कंप्लीट लाइन, ये भी फिक्स हो गया। तीसरा पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी इज ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। यहाँ पर हमेशा नेगेटिव आयन जुड़ेंगे, हमेशा नेगेटिव आयन जुड़ेंगे। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी इज ज्वाइंट बाय नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, कुछ भी जुड़ सकते हैं। अगला पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी फिक्स नहीं होती, बाहर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। लेकिन अंदर अगर कोबाल्ट होगा, अगर इस पर 3+ होगा तो 6 ही जुड़ेंगे। अगर अंदर सिल्वर होगा, सिल्वर पर 1+ होगा तो 2 ही जुड़ेंगे। अगर अंदर क्रोमियम होगा, 3+ होगा तो 6 ही जुड़ेंगे। इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी फिक्स नहीं होती, सेकेंडरी वैलेंसी हमारी फिक्स होती है। प्राइमरी वैलेंसी हमें ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताती, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो ज्योमेट्री के बारे में बताती है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान रखिएगा कि जब वर्नर एक्सपेरिमेंट करेगा, ध्यान रखना, जब वर्नर एक्सपेरिमेंट करेगा और उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाएगा तो जितने AgCl बनेंगे उतने अपने को निगेटिव आयन को बाहर रखना है, बाहर रखना है, और बाकी पूरी चीज अंदर रखना है। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने कहा कि भाई 3 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो गए, तो 3 क्लोरीन को हमने बाहर कर दिया, बाकी अंदर कर दिया और हमने कंपाउंड लिख दिया। क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है बच्चों, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थियरी। बच्चों बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी पर बेस्ड है। बहुत दिमाग से क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हेन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CrCl3 हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन है बच्चों? देखिए CrCl3.6H2O, यही है, इज मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट। वर्नर ने इसमें क्या मिलाया भाई? तिवारी सर आपने बताया था AgNO3 मिलाया। तो मिलाने के बाद उसने क्या पाया? 2 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड। कितने मोल्स बच्चों? 2 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड।
इसका मतलब तिवारी सर हमें ये बात समझ में आ रही है कि हम 2 क्लोरीन को कहाँ लिखेंगे, 2 क्लोरीन को बाहर लिखेंगे, 2 क्लोरीन को बाहर लिखेंगे। चलिए हम 2 क्लोरीन को बाहर लिखते हैं, चलिए लिखते हैं 2 क्लोरीन को बाहर। अब क्या हो जाएगा बताइए। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होते हैं तो हमारा जो कंपाउंड होगा उसका फार्मूला क्या होगा, हमारा जो कंपाउंड होगा उसका फार्मूला क्या होगा। चलिए करते हैं भाई, लिखते हैं फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लिखते हैं फार्मूला ऑफ कंपाउंड। उस कंपाउंड का बच्चों हम फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला ऑफ कंपाउंड। चलिए भाई, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सबसे पहले हम सेंट्रल मेटल आयन लिखते हैं। अच्छा, फिर इस ब्रैकेट में बच्चों कितने AgCl प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, 2, यानी 2 Cl को हमें बाहर रखना है। तो अंदर क्या क्या रखना है, पहले अंदर हम रखेंगे H2O 6, H2O 6 रखना है। नहीं रख पाएंगे 6, हम H2O 6 रख ही नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते, इसलिए नहीं रख सकते प्यारे बच्चों क्योंकि क्रोमियम पर 3+ होता है। अगर 3+ होता है तो 3 का दुगना 6, 3 का दुगना 6। अब 6 है तो हमें 5 पानी को अंदर रखना पड़ेगा और हमें 1 Cl को अंदर रखना पड़ेगा। तिवारी सर एक बात बताइए, आपने 2 Cl बाहर क्यों कर दिया? भाई मुझे करना पड़ेगा 2 Cl बाहर, इसलिए 2 Cl को बाहर करना पड़ेगा क्योंकि आपके 2 AgCl प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, तो मैंने 2 Cl को बाहर कर दिया। लेकिन तिवारी सर आपके पास तो 1 पानी भी बचा, तो 1 वाटर हम बाहर लिख सकते हैं। बच्चों ये कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ये डेविएशन है ना, ये एक्सेप्शन है कि कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्राइमरी वैलेंसी में नहीं जाता। बाहर जो वैलेंसी होती है वो प्राइमरी होती है, कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्राइमरी वैलेंसी में नहीं जाता, सिर्फ पानी को छोड़कर। ठीक, मेरी बात को फिर से सुने, हमने पूरे 6 पानी के अंदर क्यों नहीं लिखे? क्योंकि अगर मैं पूरे 6 पानी के अंदर लिख लेता तो क्रोमियम का जो जुड़ने वाले लिगेंड हैं वो 7 हो जाते, और हमें मालूम है कि क्रोमियम पे 3+ है, 6 से ज़्यादा हो नहीं सकते। इसलिए हमने यहाँ पर 5 पानी अंदर लिया और 1 पानी बाहर लिया। फिर एक क्वेश्चन, तिवारी सर 1 Cl अंदर क्यों लिखा? क्योंकि 2 मोल मिल रहे हैं AgCl के। अगर AgCl के 2 मोल मिल रहे हैं तो हम 2 Cl बाहर रखेंगे। तो हमने 2 Cl बाहर रखा, 1 Cl अंदर आया। तो 1 Cl अंदर आया तो हमें 6 करने के लिए पानी के 1 मॉलिक्यूल को बाहर भी ले आना पड़ेगा। तो हमने लिखा CrH2O5Cl बाहर Cl2.H2O। बच्चों अंदर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम पॉजिटिव लिखते हैं, फिर न्यूट्रल लिखते हैं, फिर नेगेटिव लिखते हैं। इसलिए पानी को पहले लिखेंगे, Cl को बाद में लिखेंगे। तो जो फार्मूला ऑफ कंपाउंड होगा वो ये आ जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड, मैंने लिख दिया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में 2 मोल की जगह उन्होंने 1 मोल कर दिया, बाकी पूरा क्वेश्चन यही है, पूरा क्वेश्चन यही है। When a coordination compound CrCl3 6H2O is mixed with silver nitrate, 1 mole of AgCl precipitated। तो यहाँ पे 2 मोल की जगह क्या आ गया, 1 मोल ऑफ Ag precipitated, 1 मोल AgCl। मतलब बाहर कितने क्लोरीन रखेंगे? चलिए हम इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर लगा दिया, बिल्कुल सही तिवारी सर। हमने Cr लिख दिया, क्रोमियम लिख दिया। अब 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है, मतलब बाहर 1 Cl आएगा। अगर बाहर 1 Cl आएगा और अंदर हमें 6 करना है और 2 Cl के साथ करना है, तो अंदर कितने पानी के मॉलिक्यूल लेंगे? 4। 2 Cl अंदर आ जाएगा, तो 4 और 2 6। क्यों? क्योंकि हमें 1 Cl बाहर लेना है। तो हमारे कितने पानी के मॉलिक्यूल बचे? 2, तो 2 पानी के मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे। इसको समझ लीजिए, ये हमारे पेपर में आना ही आना है। क्या हो रहा है? 1 AgCl PPT हो रहा है, यानी हमें 1 क्लोरीन को बाहर रखना है। 1 क्लोरीन को बाहर रखा, इसका मतलब 2 क्लोरीन हमें अंदर रखना है। अगर हम 2 क्लोरीन अंदर लेंगे और हमें मालूम है कि क्रोमियम पर 3+ होता है, तो 6 जोड़ना है, तो 2 और 4, तो कम से कम हमें 4 पानी के मॉलिक्यूल अंदर लेने पड़ेंगे, बाकी के मॉलिक्यूल बाहर पटकने पड़ेंगे। क्योंकि तिवारी सर ने बताया है, ये एक्सेप्शन है, वाटर के मॉलिक्यूल को हम प्राइमरी वैलेंसी की जगह रख सकते हैं। जितनी भी चीज़ें हम बाहर रखते हैं वो प्राइमरी वैलेंसी होती हैं, और जितनी भी चीज़ें हम अंदर रखते हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो बच्चों इस सेगमेंट में मैंने आपको बताया कि कितने टाइप के लिगेंड्स होते हैं, क्या होती है डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्या जानकारी देता है, कौन सा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड डायमैग्नेटिक होगा, डायरेक्टली हम फाइंड आउट कर सकते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों मैंने आपको बताया वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, जिस पर बेस्ड आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों को अच्छे से करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।